मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो जुडिशरी देख रहे थे, न्यायालय देख रहे थे, उसका आज सेकंड पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियाँ, ज्यूरिसडिक्शंस एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसको निम्नलिखित कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है। जबकि अगर इंग्लैंड से हम इसकी तुलना करते हैं तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो न्यायिक समिति है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसकी तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों की अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील का अंतिम न्यायालय है। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसकी शक्तियों के बारे में डिटेल में। तो इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार आता है, उसके बाद रिट ज्यूरिडिक्शन आता है, रिट अधिकारिता आता है, फिर अपीलीय अधिकारिता आता है, फिर सलाहकारी अधिकारिता है और अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियाँ व अधिकारिताएँ हैं। तो हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो मूल या आरंभिक अधिकारिता है ये क्या है और कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके अगर अधिकार की बात करें तो इतने सारे अधिकार हैं, क्षेत्राधिकार हैं, शक्तियाँ हैं सर्वोच्च न्यायालय की। अब सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मूल या आरंभिक अधिकारिता क्या होती है। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 131 131 में। और इस मामले में किसी लिटिगेशन की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। मूल अधिकारिता का मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसे वाद जिनकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सीधे कहाँ हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। यह अधिकारिता अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संघीय मामलों से जुड़ी अधिकारिता के समान है। जैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संघीय मामलों की से जुड़ी कोई भी अधिकारिता के समान ही है। इसके अंतर्गत न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है। वो 3 प्रकार के मामले कौन से हैं देख लेते हैं। अब देखिए, पहला है आपके सामने ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो, ठीक है, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हों। एक तरफ भारत सरकार हो गई और एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हों, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ राज्य सरकार या सरकारें हों, ठीक। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की बात होगी तब भी यही सुनेगा। उसके अलावा तीसरा अगर जो पॉइंट है वो है एक और भारत सरकार हो, ठीक है, एक और भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्य हों तथा दूसरी तरफ एक या एकाधिक राज्य हों। तो ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार हो, उसके साथ कुछ राज्य भी जुड़ जाएं और दूसरी तरफ क्या हो, कुछ राज्य हों। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि भारत सरकार हो प्लस राज्य सरकारें हों बनाम राज्य सरकार या राज्य सरकारें हों। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें समाहित नहीं है, इसको भी देख लीजिए। अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात होगी तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले भी नहीं आएंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन को लेकर अगर कोई समझौता है तो वो विवाद यहाँ नहीं देखा जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद है, वो भी ये नहीं देखेंगे। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई अगर करना हो तो उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। या फिर कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि यानी कि संविधान में पहले की कोई संधि हो, समझौता हो, प्रसंविदा हो, सनद हो या अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ, इस तरह का अगर कोई विवाद है तो इसके बारे में भी इसमें चर्चा नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिट अधिकारिता क्या होता है। रिट ज्यूरिडिक्शन जो दूसरा वाला था, जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, ये 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबस कार्पस,
दूसरा है परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं, और तीसरा है प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। उसके अलावा दो और हैं, एक है आपका उत्प्रेषण यानी कि सरसरी, और इसके बाद है अधिकार परीक्षा, इट मीन्स Q2 वारंटू। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये 5 तरह की रिट हम लोगों ने देखी, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबस कार्पस कहते हैं। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है, जिसने उसे बंदी बनाया है, कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि बंदीकरण के आधारों पर विचार किया जा सके, और बंदीकरण अगर विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। और इसके बारे में बंदी प्रत्यक्षीकरण में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव भी इसमें निहित है, क्योंकि आप किसी को जो निर्दोष है उसे आप उसकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, उसे बंदी नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट है, इसमें यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है आपका परमादेश मैंडमस। ठीक है, मैंडमस क्या होता है? यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। किसके विवेकाधीन है? न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए बाध्य है। इट मीन्स कि कोई अगर अपने कार्य को करने से इनकार करता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होती है। ठीक है, और अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है, तो ऐसी स्थिति में भी कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये क्या होता है? यह किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है, जुडिशियल बॉडी या फिर काशी जुडिशियल बॉडी के विरुद्ध जारी हो सकता है, और इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने से रोकता है। अगर जितनी पावर दी गई है, अब जो अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर से निकल के अगर आप कार्य करते हैं, तो उसके विरुद्ध जो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता या अतिक्रमण करने से रोकना है। और ये जो है विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के खिलाफ भी इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विधायिका के प्रति, कार्यपालिका के प्रति या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब सरसरी। ठीक है, सरसरी इंग्लिश में कहते हैं। यह किसके लिए है? किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के लिए या रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो है तो उसके खिलाफ जारी करेगा कौन? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा, और उसकी अधिकारिता का अगर अपने उल्लंघन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जो आपका प्रोहिबिशन है और जो सरसरी है, दोनों एक ही तरह से लग रहा है। ठीक है, तो प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? जब कोई कार्यवाही चल रही हो। जब कार्यवाही चल रही हो तब जो है प्रोहिबिशन लागू होता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि उस कार्यवाही को रोक दिया जाए। जबकि उत्प्रेषण किस लिए होता है? कार्यवाही अगर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो निर्णय समाप्ति, जो निर्णय उस लोअर कोर्ट के द्वारा या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ये क्या होता है? इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। यानी कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि वो अवैधानिक रूप से किसी पद पे आसीन हो गया है, तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द बहुत प्रमुख है, इनको भी जानना जरूरी है।
फर्स्ट है लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और दूसरा है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू। तो चलिए पहले इनको हम समझ लेते हैं। तो ये PIL क्या चीज़ है? PIL के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। PIL क्या है? यह कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, किसी भी पीड़ित की तरफ से, ठीक है, या पीड़ित समाज की तरफ से एक याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, पहले क्या था? पहले ये सिस्टम था, लोकस स्टैंडी का सिस्टम था कि केवल जो प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है। लेकिन PIL से ये पावर मिल गई है, ये पावर सभी को मिल गई है कि हम किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए या किसी पीड़ित समाज के लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी। स्वतः संज्ञान कैसे लेता है? जैसे मीडिया की रिपोर्ट है, सोशल साइट है, इन सबको आधार बनाकर भी कार्यवाही कर सकता है। जैसे आप लोगों ने अभी हाथरस वाला कांड देखा था, उस केस में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? न्यायिक सक्रियता क्या है? जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है। यानी कि जब कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका है अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है, तो वह अपनी जो उनका पारंपरिक कार्य है न्यायिक भूमिका का, उसका अतिक्रमण करके कुछ आदेश देती है या आदेश जारी करती है। वही क्या कहलाता है? जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। और अगर बात करें भारत में जनहित याचिका की, तो इसके जनक कौन है? इसके जनक माने जाते हैं PN भगवती, न्यायाधीश PN भगवती। ये 1980 के दशक की बात है। उस समय सबसे पहले PIL इन्हीं के समक्ष पेश किया गया था और उसको इन्होंने प्रमोट किया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, इनके द्वारा रिट जारी करने के अधिकारों में अंतर क्या है। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो 32 के तरह आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत करता है। ठीक है, और ये जो आपका उच्चतम न्यायालय है, यह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और केवल मूल अधिकारों के लिए, जबकि जो उच्च न्यायालय है 5 प्रकार के रिट जारी करता है और मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इसमें क्या है? यह मांग उचित हो, यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जो है जारी कर सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति भी प्राप्त नहीं है। चलिए अब और देखते हैं आगे। अपीलीय अधिकारिता क्या है? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 132, 33 और 134 और 136 में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। और इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है सिविल और आपराधिक मीन्स क्रिमिनल सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आप देख, वैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, तो इसमें आर्टिकल 132 में लिखा गया है और इसके अंतर्गत यदि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश में कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा हो जो संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न हो और उच्च न्यायालय जो है 134 क के अधीन इस बात का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें, इसके अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 133 में। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब, कोई भी सिविल अपील कब लाएगी? जब विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। दूसरा पॉइंट है प्रश्न सामान्य महत्व का हो, यानी जनरल इम्पोर्टेंस का हो, उच्च न्यायालय को लगता हो कि इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, तभी आप सिविल मामलों से जुड़ी अपील के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है
आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील है। इसके बारे में क्या है कि इसमें दो तरह की अपील की जा सकती है, एक उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ और एक उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना। तो आपराधिक मामलों में दो तरह की अपील आप कर सकते हैं, एक के लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत है हाई कोर्ट के और दूसरे के लिए ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है तीसरा, विशेष अनुमति की अपील है। इसमें क्या है, आर्टिकल 136 में जिक्र किया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि जो विषय उन तीनों अपीलों में शामिल ना हो जो हमने ऊपर देखा है या किसी अन्य रूप में हो, उसे इसमें शामिल माना जाएगा। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले से जुड़े विषय को शामिल कर सकता है और इसके तहत आपका कोर्ट मार्शल के निर्णयों को विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कोर्ट मार्शल के विरुद्ध है तो नहीं ली जाएगी। चलिए अब कुछ थोड़ा सा ये पॉइंट है और विधि का सारवान प्रश्न क्या है, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को दो परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जारी करने की सलाह दी है। दो परिस्थितियां कौन सी हैं? पहला है अगर विधि का सारवान प्रश्न हो, तो विधि का सारवान प्रश्न पहले समझ लीजिए। विधि का सारवान प्रश्न क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर कोई स्पष्ट निर्णय न दिया गया हो इस बारे में तो वो विधि का सारवान प्रश्न हो जाएगा। किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद अगर हो, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय तो दिया हो किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा न हो, तब भी वो क्या आ जाएगा, विधि का सारवान प्रश्न हो जाएगा। संविधान के किसी उपबंध की स्पष्ट व्याख्या की अगर ज़रूरत हो तो उसे भी विधि का सारवान प्रश्न माना जाएगा। दूसरा इसमें है कि यदि गंभीर अन्याय की आशंका है, जो मामले बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, उसके लिए दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां कौन सी हैं? यदि सत्र न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया हो किंतु उच्च न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे क्या दे दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या है, यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो एवं दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड का आदेश दिया हो। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ गंभीर अन्याय की आशंका है, गंभीर अन्याय की आशंका है, तो बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय में आप उसके लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सलाहकारी अधिकारिता क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 143 में और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। 143(1) के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना उपयुक्त है, तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। इसके लिए आर्टिकल 143(2) में कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार विमर्श के उपरांत अपनी राय देगा। अगर हम बात करें अभी तक के इतिहास की तो राष्ट्रपति की ओर से 143(2) के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या हैं। पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या चीज़ है, इसमें क्या है, जितने भी निर्णय लिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश, निर्देश, ठीक है, आदि अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। और अभिलेख न्यायालय की एक और विशेषता है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इसी तरह से है कि कोई आदेश दिया गया है, अगर उसको फॉलो कोई नहीं करता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत उन्हें सज़ा सुनाई जा सकती है। अब है आपके सामने न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इसके बारे में
हाल यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जिनसे स्पष्ट होता है या जो स्पष्ट रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 32 आप लोगों ने अभी पढ़ा, आर्टिकल 131 से 136, 143, 145, 226, 246 और 372 आदि के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है न्यायिक पुनरावलोकन का? इससे तात्पर्य है न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। इट मीन्स कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर आदेश आज दिया है तो कल उसको चेंज कर सकती है। जैसे आप लोगों ने केशवानंद भारती मामले में देखा था, जैसे प्रस्तावना के बारे में आप लोगों ने देखा था कि पहले कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में उसको पलट दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जनहितवाद और लोकहितवाद को अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो अब देखें न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था। तो अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कैसे होगी, कौन करेगा। तो आर्टिकल 138 के अनुसार संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकता है। तो इसकी पावर किसे दी गई है? संसद को दी गई है। आर्टिकल 139 के अंतर्गत संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का भी विस्तार कर सकती है, जो 5 रिट अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 140 में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियाँ एनकिलरी पावर दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये हो सकता है आर्टिकल 134(2) के तहत संसद आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकता है। संसद द्वारा इसका प्रयोग 1970 में अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत किया जा चुका है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अलग अलग अंग हैं। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के समुचित तरीके से चलाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सोचिए अगर न्यायपालिका भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती तो क्या होता, तब आप किसके पास जाते, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्रता है। वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम मंडल के द्वारा होती है और जिसके सभी 5 सदस्य न्यायाधीश होते हैं, अर्थात कार्यपालिका का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। हालांकि NJAC बनाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था, विपक्ष के नेता को शामिल किया गया था, तो ये कार्यपालिका के अंग हो गए, तो इनको शामिल किया गया था। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करके इसको समाप्त कर दिया था। कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है जजों को कि न्यायपालिका को 65 वर्ष तक, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, 65 वर्ष तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है, जिसे कार्यपालिका या विधायिका नहीं छीन सकती है। इसके पद से हटाने का एकमात्र तरीका क्या है, साबित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, जो कि अत्यंत कठिन है। विशेष बहुमत कितना होता है, 2/3 होता है और आधे से अधिक, ठीक है। चलिए, वेतन की भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। तो इसमें भी सरकार कोई कटौती नहीं कर सकती है, पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी है, अनुच्छेद 129। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 121 में प्रावधान है कि न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती, केवल महाभियोग के लिए ही बहस की जा सकती है, जो रिमूवल ऑफ जजेज के लिए सिस्टम है, ठीक है। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, ये केवल प्रेसिडेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया सेम उसी तरह से है और व्यवहार में हम लोग जजेज के लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं।
अब कुछ कानून समझ लेते हैं कि फौजदारी कानून क्या है और दीवानी कानून क्या है। फौजदारी या आपराधिक कानून को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ कहते हैं। यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे कि चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न। ये सब क्या है, क्रिमिनल लॉ है। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये आपराधिक कानून है, फौजदारी कानून है, क्रिमिनल लॉ कहते हैं। दूसरा है सिविल लॉ। क्या चीज़ है, दीवानी या सिविल लॉ। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन का विवाद हो, वस्तुओं की खरीदारी हो, किराया हो, तलाक हो। ये क्या है, व्यक्ति विशेष के अधिकारों से संबंधित है। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर सकता है। किराए से संबंधित मामले में मकान मालिक किराएदार पर अथवा किराएदार मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें अदालत द्वारा उचित राहत की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये 4 चीज़ें हैं। एक तो समनीय अपराध, जिसे कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या चीज़ है, इस प्रकार के मामलों को दोनों पक्षों के आपसी समझौते से निपटाया जाता है। दोनों पक्षों के आपसी समझौतों से निपटाने की छूट होती है, उसे कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि समनीय अपराध। असमनीय अपराध नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मामलों में दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते, इसमें समझौता नहीं हो सकता है और न ही इसमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है। असंज्ञेय अपराध क्या चीज़ होता है, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस। इस प्रकार के अपराध के लिए बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जब पुलिस वाले आते हैं अरेस्ट करने तो कहते हैं वारंट कहाँ है, वारंट दिखाओ। संज्ञेय अपराध क्या चीज़ है, कग्निजेबल ऑफेंस। इस प्रकार के अपराध में कार्यवाहियों के संचालन के लिए पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट का पावर सारा हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाई कोर्ट के पावर के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।